नमस्कार दोस्तों। आज की वीडियो में हम कक्षा 10 के सामाजिक अध्ययन के सिलेबस में भूगोल की एक पुस्तक है जिसके अध्याय नंबर 1 संसाधन एवं विकास के बारे में अध्ययन करेंगे। हम संसाधन से ही शुरू करते हैं। हमारे पर्यावरण में उपलब्ध प्रत्येक वस्तु जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने में प्रयुक्त की जा सकती है और जिसको बनाने के लिए प्रौद्योगिकी उपलब्ध है, जो आर्थिक रूप से संभाव्य और सांस्कृतिक रूप से मान्य है, एक संसाधन है। हमारे वातावरण में उपलब्ध कोई भी वस्तु है जो हमारे लिए उपयोगी है और जिनको उद्योगों के अंदर बनाया जाता है, जो आर्थिक रूप से संभाव्य मतलब जिनकी कोई न कोई कीमत है और हमारे समाज में सांस्कृतिक रूप से उसको मान्यता प्राप्त है, उनको क्या है, संसाधन के नाम से जाना जाता है। अर्थात प्रत्येक वस्तु जिसका हम उपयोग करते हैं एक संसाधन है। इन संसाधनों को वर्गीकरण करते हैं। इन संसाधनों का वर्गीकरण निम्न प्रकार से किया जा सकता है। मुख्यतः 4 प्रकार से इन संसाधनों का वर्गीकरण किया गया है: उत्पत्ति के आधार पर, समर्पितता के आधार पर, स्वामित्व के आधार पर और विकास के स्तर के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर 2 भागों में बांटा गया है, जैव और अजैव। समर्पितता के आधार पर नवीकरण योग्य और अनवीकरण योग्य। स्वामित्व के आधार पर इनको 4 भागों में बांटा गया है, व्यक्तिगत, सामुदायिक, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय। विकास के स्तर के आधार पर 3 भागों में, संभावी, विकसित भंडार और संचित कोष। सर्वप्रथम उत्पत्ति के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर 2 भागों में है ये, जैव संसाधन और अजैव संसाधन। जैव संसाधन, इन संसाधनों की प्राप्ति जीवमंडल से होती है और इनमें जीवन व्याप्त है, जैसे मनुष्य, वनस्पति जात, प्राणी जात, मत्स्य जीवन, पशुधन इत्यादि। अब है अजैव संसाधन। वे सारे संसाधन जो निर्जीव वस्तुओं से बने हैं अजैव संसाधन कहलाते हैं। जो संसाधन जैव हैं वो तो जीवमंडल से बने और अजैव है वो निर्जीव वस्तुओं से बने हैं। अजैव संसाधन कौन कौन से हैं? चट्टानें और धातु हैं। अब संसाधनों को समर्पितता के आधार पर पढ़ेंगे। समर्पितता के आधार पर इनको 2 भागों में बांटा गया है। पहला है नवीकरण योग्य और दूसरा अनवीकरण योग्य। पहले नवीकरण योग्य के बारे में पढ़ रहे हैं। वे संसाधन जिन्हें भौतिक, रासायनिक और यांत्रिक क्रियाओं द्वारा नवीकृत या पुनः उत्पन्न किया जा सकता है। उन्हें नवीकरण योग्य अथवा पुनः पूर्ति योग्य संसाधन कहा जाता है। उदाहरणार्थ सौर तथा पवन ऊर्जा, जल, वन, वन्य जीवन। इन संसाधनों को सतत अथवा प्रवाह संसाधनों के रूप में भी विभाजित किया गया है। संक्षिप्त में नवीकरण योग्य संसाधन वो है जिन्हें पुनः उत्पन्न किया जा सकता है किसी न किसी प्रकार से, इनका रूप परिवर्तन किया जा सकता है। जैसे सौर और पवन ऊर्जा है, ये कभी भी समाप्त नहीं होगी, इनको वापस उत्पन्न किया जा सकता है सूर्य और हवा से। जल है, वन है, वन्य जीवन है, ये कभी भी समाप्त नहीं होंगे, इनका हमेशा ही रूप परिवर्तन होता है। अब है अनवीकरणीय योग्य संसाधन। इन संसाधनों का विकास एक लंबे वैज्ञानिक अंतराल में होता है, लंबे भूवैज्ञानिक अंतराल में। खनिज और जीवाश्म ईंधन इस प्रकार के संसाधनों के उदाहरण हैं। इनके बनने में लाखों वर्ष लग जाते हैं। इनमें से कुछ संसाधन जैसे धातुएं पुनः चक्रीय हैं और कुछ संसाधन जीवाश्म ईंधन अचक्रीय हैं, एक बार प्रयोग के साथ ही खत्म हो जाता है।
ये जो अनवीकरणीय संसाधन है, इनको बनने में लाखों वर्ष लग जाते हैं और ये एक बार प्रयोग के बाद खत्म हो जाते हैं। पुनः बनने के लिए बहुत ज़्यादा समय लग जाता है, इसलिए इनको अनवीकरणीय योग्य संसाधन कहा जाता है। अब स्वामित्व के आधार पर संसाधनों को हम पढ़ेंगे। व्यक्तिगत संसाधन, व्यक्तिगत नाम से पता चल रहा है, ये संसाधन निजी व्यक्तियों के स्वामित्व में भी होते हैं। बहुत से किसानों के पास सरकार द्वारा आवंटित भूमि होती है, जिसके बदले में वे सरकार को लगान चुकाते हैं। गांव में बहुत से लोग भूमि के स्वामी भी होते हैं और बहुत से लोग भूमिहीन भी। शहरों में लोग भूखंड, घरों, अन्य जायदाद के मालिक होते हैं। बाग, चारागाह, तालाब और कुओं का जल आदि जल संसाधनों के निजी स्वामित्व के कुछ उदाहरण हैं। मतलब यह है कि जो व्यक्ति का स्वयं का जो पर्सनल प्रॉपर्टी होती है, निजी संपत्ति होती है, उसी को ही व्यक्तिगत संसाधन कहा जाता है। अब ये सामुदायिक स्वामित्व वाले संसाधन, ये वे संसाधन है जो समुदाय के सभी सदस्यों को उपलब्ध होते हैं। गांव की शामिलात भूमि, जो गांव के अंदर जो शामिल भूमि होते हैं, जिसमें चारण भूमि जिसमें पशुओं को चराया जाता है, शमशान भूमि, तालाब इत्यादि। और नगरीय क्षेत्रों में सार्वजनिक पार्क, पिकनिक स्थल, खेल के मैदान वहाँ रहने वाले सभी लोगों के लिए उपलब्ध है। ये सामुदायिक स्वामित्व के संसाधन है, मतलब पूरे समुदाय के लोगों का इस पर हक होता है, आसपास रहने वाले। अब है राष्ट्रीय संसाधन। राष्ट्रीय संसाधन तकनीकी तौर पर देश में पाए जाने वाले सारे संसाधन राष्ट्रीय है। देश की सरकार को कानूनी अधिकार है कि वह व्यक्तिगत संसाधनों को भी आम जनता के हित में अधिग्रहित कर सकती है। अधिग्रहित मतलब सरकार द्वारा उसको उपयोग में कर लेना, जबरदस्ती छीन कर उपयोग में कर लेना। आपने आपने देखा होगा कि सड़कें, नहरें, रेल लाइनें व्यक्तिगत स्वामित्व वाले खेतों में बनी हुई हैं। शहरी विकास प्राधिकरणों को सरकार ने भूमि अधिग्रहण का अधिकार दिया हुआ है। सारे संसाधन, सारे खनिज पदार्थ, जल संसाधन, वन, वन्य जीवन, राजनीतिक सीमाओं के अंदर सारी भूमि, और 12 समुद्री मील 22.2 किलोमीटर महासागरीय और क्षेत्र भूभागीय समुद्र, इसमें पाए जाने वाले संसाधन राष्ट्र की संपदा है। मतलब किसी देश के अंदर जो भी संपत्ति है वो पूरी राष्ट्र की संपत्ति है। ज़रूरत पड़ने पर वो देश की सरकार उसका उपयोग कर सकती है। साथ ही इसमें जो समुद्र के अंदर जो समुद्री मील 12 समुद्री मील तक जो भी क्षेत्र है, उसमें पाए जाने वाले संसाधन क्या है, देश की राष्ट्रीय संपत्ति है। देखिए, जैसे ये अरब सागर है, ठीक है, ये बंगाल की खाड़ी है और भारत के दक्षिणी हिस्से में हिंद महासागर है। मान लो ये बंगाल की खाड़ी के अंदर ये जो दूरी है 12 समुद्री मील, ठीक है। इस समुद्री मील के अंदर कोई खनिज या जो राष्ट्रीय उपयोगी कोई पदार्थ निकल जाता है, ठीक है, तो इस पर हमारे भारत देश का अधिकार होगा और इसको राष्ट्रीय संसाधन की श्रेणी में माना जाएगा। वह अंतर्राष्ट्रीय संसाधन, कुछ अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं संसाधनों को नियंत्रित करती हैं। तटरेखा से 200 समुद्री मील की दूरी से परे खुले महासागरीय संसाधन पर किसी देश का अधिकार नहीं है। इन संसाधनों को अंतर्राष्ट्रीय संसाधनों की सहमति के बिना उपयोग नहीं किया जा सकता।
जैसे ये तटरेखा है, ठीक है, यहाँ समुद्र है और यहाँ से मतलब 12 समुद्री मील तक तो भारत का अधिकार हो गया, ठीक है। फिर आगे के जो 200 समुद्री मील है, ठीक है, इन पर किसी भी देश का प्रत्यक्ष अधिकार नहीं है। 12 समुद्री मील, ठीक है, भारत का अधिकार मान लिया। फिर आगे जो 200 समुद्री मील है, इन पर किसी का भी अधिकार नहीं है। विश्व स्तर पर कुछ ऐसे संगठन हैं जो ये डिसाइड करते हैं, ये निर्णय करते हैं कि इस संपत्ति का क्या करना है, इस पर किसका अधिकार होगा। अब विकास के स्तर के आधार पर संसाधन, एक है संभावित संसाधन। ये वे संसाधन हैं जो किसी प्रदेश में विद्यमान होते परंतु इनका उपयोग नहीं किया गया है। उदाहरण के तौर पर भारत के पश्चिमी भाग, विशेषकर राजस्थान, गुजरात में पवन और सौर ऊर्जा संसाधनों की अपार संभावना है, परंतु इनका सही ढंग से विकास नहीं हुआ है। मतलब नाम से पता चल रहा है कि इनकी संभावना है भविष्य में, जिन संसाधनों की किसी क्षेत्र विशेष में भविष्य में मिलने की संभावना है उनको संभावित संसाधन कहते हैं। जैसे कि राजस्थान के और गुजरात के में पवन और सौर ऊर्जा के संसाधनों की अपार संभावना है। विकसित संसाधन, ये वे संसाधन हैं जिनका सर्वेक्षण किया जा चुका है और उनके उपयोग की गुणवत्ता और मात्रा निर्धारित की जा चुकी है, ठीक है। नाम से पता चल रहा है कि संसाधन क्या है, अपने आप में विकसित है और जिनका सर्वेक्षण हो चुका है और जिनके उपयोग की गुणवत्ता और मात्रा पहले से ही निर्धारित है और ये विकसित संसाधन कहलाते हैं, ठीक है। संसाधनों का विकास प्रौद्योगिकी और उनकी संभाव्यता के स्तर पर निर्भर करता है। भंडार, पर्यावरण में उपलब्ध वे पदार्थ जो मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं परंतु उपयुक्त प्रौद्योगिकी के अभाव में उसकी पहुंच से बाहर है, भंडार में शामिल है। भंडार के अंतर्गत उन संसाधनों का उपयोग शामिल किया गया है जो क्या है, मानव के लिए तो उपयोगी है परंतु क्या है, हमारे पास उनकी टेक्नोलॉजी नहीं है, उनका उपयोग करने के लिए जो तकनीकी की आवश्यकता होती है वो हमारे लिए उपलब्ध नहीं है, ठीक है। इस वजह से उनको सुरक्षित रख दिया गया है भंडार की श्रेणी में। उदाहरण के लिए दो गैसों हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का यौगिक है जल दो गैसों हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का यौगिक है। हाइड्रोजन ऊर्जा का मुख्य स्रोत बन सकता है परंतु इस उद्देश्य से इसका प्रयोग करने के लिए हमारे पास कोई उन्नत तकनीकी का ज्ञान नहीं है। जल है ना, जल के अंदर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दो गैसें होती है। अब हाइड्रोजन ऊर्जा का मुख्य स्रोत है, ठीक है, जिसको जल में से निकाल कर उसका उपयोग किया जा सकता है, लेकिन हाइड्रोजन को जल में से अलग करने के लिए हमारे पास इतनी उच्च तकनीकी नहीं है कि उसको बाहर निकाल कर उसका उपयोग किया जा सके, तो इसको भंडार की श्रेणी में माना गया है। संचित कोष, यह संसाधन भंडार का ही हिस्सा है जिन्हें उपलब्ध तकनीकी ज्ञान की सहायता से प्रयोग में लाया जा सकता है परंतु इनका उपयोग अभी आरंभ नहीं हुआ है। इनका उपयोग भविष्य में आवश्यकता पूर्ति के लिए किया जा सकता है। नदियों के जल को विद्युत पैदा करने में प्रयुक्त किया जा सकता है परंतु वर्तमान समय में इसका उपयोग सीमित पैमाने पर ही हो रहा है। इस प्रकार बांधों में जल, वन आदि संचित कोष हैं जिनका उपयोग भविष्य में किया जा सकता है। मतलब जो संचित कोष है और जिनका भविष्य में उपयोग होने की संभावना है, ठीक है, उनको इस श्रेणी में दिया गया है। इसी के साथ आगे की क्लास में मिलेंगे। धन्यवाद।